गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग क्लास 11 की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आज बात करने वाले हैं बायल्स लॉ। क्या होता है बायल्स लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो बायल एक साइंटिस्ट थे तो उन्होंने जो दिया इस लॉ के अकॉर्डिंग, उन्होंने कहा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उन्होंने कहा कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर at a constant temperature, volume of defined quantity of a gas, किसी गैस का जो वॉल्यूम डिफाइंड हो, किसी गैस का जो वॉल्यूम डिफाइंड हो, वो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए, उस गैस के प्रेशर के। वो गैस हमें लेना है जिसका वॉल्यूम डिफाइंड हो और उस वॉल्यूम को हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देना है उस गैस के प्रेशर के। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब हमारे पास बहुत सारे गैस के लॉ होते हैं, जैसे चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ, गैलिलिक लॉ। तो ये सब लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं तो बार बार दिमाग में क्या होता है ना कि वो मिसिंग हो जाता है कि कौन से लॉ में क्या कांस्टेंट होता है। एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कोई एक स्टैंडर्ड बात नहीं है, ये कोई कहीं लिखी बात नहीं है कि इसको आप स्टैंडर्ड मान लो, बस एक ट्रिक है याद करने की, बस एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि याद कैसे करें। हमने क्या किया है, हमने जैसे याद किया है वैसे ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आपने क्या किया, ये बॉयल है तो बॉयल्स को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, बॉयल से। अब बॉयल का मतलब होता है उबलना। उबलेगा कब, उबलेगा कब, जब ये पाएगा टेम्परेचर। क्या पाएगा ये, टेम्परेचर। और टेम्परेचर का मतलब हो गया कि कैपिटल टी, कैपिटल टी। और बॉयल का मतलब उबलना, उबलने का मतलब टेम्परेचर। और टेम्परेचर को ही जब हम कांस्टेंट रख दें, टेम्परेचर को ही हम क्या कर दें, कांस्टेंट रख दें, तब हमें मिल जाता है बायल्स लॉ। अब हमें इतना मालूम है कि गैस के इक्वेशन में दो तीन ही पैरामीटर इंपॉर्टेंट हैं। तो उन पैरामीटर इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन जरूरत हमें उन्हीं की है। तो हमारे पास P होता है, V होता है, T होता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टाइम। और हमने यहाँ पर याद करने का ट्रिक बना लिया कि बॉयल का मतलब होता है, बॉयल का मतलब होता है बॉयल में उबलना होगा, उबलेगा जब टेम्परेचर पाएगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो अब कितने पैरामीटर बचे, प्रेशर और वॉल्यूम। और हमें ये भी पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम है, तो इतना आइडिया हम लगा लेंगे कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो ये याद करने का जस्ट आइडिया है कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाएगा। और यहाँ से मैं अगर देखूं तो PV की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। तो ये जो लॉ है, ये बायल्स लॉ है कि PV का जो प्रोडक्ट है वो एक हमेशा कांस्टेंट होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या देखेंगे कि जो P है वो अगर किसी पर्टिकुलर गैस के लिए लिखा जाए किसी एक स्टेट में तो P1 V1 हो जाएगा, किसी एक दूसरे स्टेट के लिए अगर लिखा जाए तो P2 V2 हो जाएगा, तीसरे चौथे पांचवें के लिए अगर इसे लिखा जाए तो P3 V3 इक्वल टू P4 V4 ऐसे आता रहेगा। और इन सब का प्रोडक्ट हमेशा बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट बनने वाला है। अगर मैं इससे इक्वेशन नंबर 3 कहूँ तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिलेगा। ये मैं अगर इसी इक्वेशन को और ध्यान से देखूं, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करूं, मैं टेकिंग लॉग ले लेता हूं और लॉग लेता हूं इस इक्वेशन में और P और V हो जाता है। तो क्या मुझे मिलने वाला है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो लॉग यहाँ से PV इक्वल टू कांस्टेंट ही लेकर चल रहे हैं, इधर कांस्टेंट ही लेकर चल रहे हैं। तो लॉग जो होगा वो P हो जाएगा और लॉग जो हो जाएगा वो V हो जाएगा और इधर कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर हम थर्ड मान लें। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड,
थर्ड में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूँ तो यहाँ पर जो रिलेशन निकल कर आता है उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अगर मैं इस रिलेशन से कुछ कर्व डिसाइड करूँ या कर्व को ट्रेस करूँ तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक ग्राफ ड्रॉ करने चल रहा हूँ। और एक्स एक्सिस पर हमें लेना है v और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया है p मतलब प्रेशर और इस पर हमने ले लिया है वॉल्यूम। तो अगर मैंने T एक टेम्परेचर लिया, उस टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो मुझे एक कर्व ऐसे मिल जाएगा। और अगर मैंने उस टेम्परेचर को बदल दिया, लेकिन बदला तो है लेकिन कांस्टेंट रखा है, जैसे मैंने कहा कि किसी गैस का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर और वॉल्यूम बताइए, तो 25 जो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा। अब उसका प्रेशर और वॉल्यूम आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कुछ किसी को घटाएंगे, किसी कोई बढ़ेगा, कोई घटेगा, ये हो सकता है। लेकिन मैंने फिर कह दिया कि उसी वेसल्स में उसी गैस का 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आप इसका प्रेशर और वॉल्यूम बताइए। तो जो स्पेसिफाइड वैल्यू है उस वैल्यू को मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो अगर मैं इस टेम्परेचर को T1 कहूँ तो कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। और उसी गैस का जिसका प्रेशर V और P है, अगर मैं T2 पर देखूंगा तो उसका जो कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कर्व थोड़ा सा कम स्लोप है, ये कर्व थोड़ा सा ज्यादा स्लोप है, या हम कह सकते हैं ओरिजिन से ये कर्व थोड़ा दूर हो गया, ये कर्व थोड़ा पास हो गया। तो इस कर्व से भी हम देखकर ये पता लगा लेते हैं कि जो टेम्परेचर ओरिजिन से जितना ज्यादा दूर है वो टेम्परेचर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन द अर्लियर टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो T2 टेम्परेचर है वो T1 से स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे जो लाइन बन रहे हैं इन्हें बोला जाता है आइसोथर्मल लाइन बोला जाता है। इन्हें जो इस लाइन को आइसोथर्मल लाइन बोला जाता है और ऐसे कर्व को आइसोथर्मल कर्व बोला जाता है। आइसोथर्मल कर्व बोला जाता है, आइसोथर्मल कर्व बोला जाता है। तो बेटे ये जो लाइन है आइसोथर्मल लाइन है और ये पूरा जो कर्व है जो मैंने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बायस लॉ के अकॉर्डिंग ट्रेस किया है, जो यहाँ ड्रॉ किया है वो आइसोथर्मल कर्व होगा। एक चीज यहाँ पर और हम लोग देख सकते हैं, ये तो हमारे इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये कर्व हुआ है। हम और भी इसकी कई सारे कर्व ट्रेस कर सकते हैं। ये हमारा ये कर्व हो गया, तो इधर का मैं मिटाता हूँ और मिटाने के बाद यहाँ पर 2-3 कर्व और हम लोग ट्रेस करते हैं। और इक्वेशन भी हम लोग नोट कर लेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास था, इक्वेशन था हमारे पास P और V इक्वल टू कांस्टेंट था, ये इक्वेशन फर्स्ट। और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन सेकंड था। और ये इक्वेशन मेरे पास थर्ड आ गया है। तो एक कर्व और हम लोग डिसाइड करते हैं और वो कर्व हम लोग लेते हैं, इधर P लेना है और इधर 1/V लेना है। तो y एक्सिस के अराउंड प्रेशर लिया है, x एक्सिस के अराउंड वॉल्यूम लिया है, लेकिन वॉल्यूम का इन्वर्स कर दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि जो कर्व मिलता है, बेटे याद रखना अगर प्रेशर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V है और 1/V को हम ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि जैसा कि ये एक रैशनल नंबर ना होगा, एक ऐसे इस तरीके का कोई नंबर है x है, तो आप क्या देखते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया है। और यहाँ पर इनकी जो डिग्री है अगर वो 1 आ रही है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर ये ग्राफ बनाते भी हैं तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। आई थिंक ऑल कंडीशन यू नो वेरी वेल स्ट्रेट लाइन की क्या कंडीशन होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ मैं इक्वल आएगा x, तो ये P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया और इसकी डिग्री 1 है तो ये स्ट्रेट लाइन का कर्व हो गया। इसका मतलब ये होगा कि जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो कर्व मिलने वाला है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो कर्व मिलने वाला है और वॉल्यूम यहाँ पर 1/V है, वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। वो क्या मिलने वाला है? स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। ये भी कर्व हमने कैसे ड्रॉ किया है? बायस लॉ से ही ड्रॉ किया है। इसी से थोड़ा सा जस्ट उल्टा हम सोच सकते हैं, और वो उल्टा क्या सोच सकते हैं? ये ग्राफ या कर्व हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया फर्स्ट ग्राफ है,
ये सेकंड ग्राफ हम 2-3 ग्राफ बायस से ड्रॉ करके देख लेते हैं जनरली कि कौन कौन से ग्राफ हमें मिल सकते हैं। तो अगर मैं देखूं कि जो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v है, थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं तो वॉल्यूम और प्रेशर का ये रिलेशन यहाँ से मिल सकता है। और मैं अगर 1/p को कहूँ कि ये y है, तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हो गया, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हो गया। यहाँ पर भी मुझे क्या दिख रहा है कि इन दोनों की डिग्री 1 है, और डिग्री 1 होने का मतलब हो गया कि स्ट्रेट लाइन को फॉलो करने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है ऐसे। तो ये स्ट्रेट लाइन को ये जो कर्व मिलने वाला है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये वॉल्यूम है और y एक्सिस पर 1/p को दिखाया, y एक्सिस पर 1/p को दिखाया, y एक्सिस पर 1/p को दिखा दिया y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर मैंने वॉल्यूम को दिखाया, तो फिर से मेरा एक स्ट्रेट लाइन कर्व ही मिलने वाला है, ये स्ट्रेट लाइन कर्व ही मिलने वाला है। यानी कि स्ट्रेट लाइन जो कर्व मिला है 1/p का और v का भी मिल सकता है, p और 1/v का भी, बायस क्लास में ये सारे कर्व मिलेंगे। और ये जो हमारा कर्व मिल रहा है ये p और v का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो कर्व है वो थोड़ा सा मिल रहा है। यहाँ स्ट्रेट लाइन का मिल रहा है, पर यहाँ कर्व नहीं मिल रहा है, यहाँ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है और यहाँ थोड़ा सा कर्व मिल रहा है, इसे आइसोथर्मल लाइन बोलते हैं, और ऐसे कर्व को आइसोथर्मल कर्व बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग और थोड़ा सा, हमारे पास ये फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ और ये थर्ड ग्राफ हो गया, हम डेफिनेशन मिटाकर एक ग्राफ और ड्रॉ करना चाहते हैं अगर हम बायस लॉ से, तो क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर हाँ ये सारा होगा, ये हमने जो इक्वेशन ड्रॉ किया है, ये दोनों इक्वेशन हम किसकी हेल्प से ड्रॉ किए हैं, इस वाले इक्वेशन की हेल्प से ड्रॉ किए हैं। इसी में ये आ गया है, इसी में ये भी आ गया है। अगर हम थर्ड वाले इक्वेशन को देखें, log p और प्लस log v को, और उसके रिस्पेक्ट में हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें, तो किसी भी एक्सिस पर आप log p और v को लें, log यहाँ पर p हो गया और यहाँ पर log v हो गया, x और y एक्सिस में, x और y एक्सिस में, तो हम देखेंगे जो हमारा कर्व होगा वो इस तरीके से आने वाला है। log v और log p के लिए ये कर्व आने वाला है। ये हमारा जो ग्राफ है ये ग्राफ नंबर 4 हो गया। और इसी का अगर हम p और v के साथ इक्वेशन फर्स्ट का अगर ग्राफ देखें, ये छूट गया था, इक्वेशन फर्स्ट का p और v के साथ देखें, p v का मतलब होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम और प्रेशर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट है, और मैंने यहाँ पर वॉल्यूम लिया है, तो इसका जो ग्राफ मिलने वाला है वो क्या होगा कि वॉल्यूम को क्या दिखा रहा है कि चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट होने वाला है। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही तो शो करता है कि मैंने प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट किया, तो चाहे यहाँ पर वॉल्यूम बदले और चाहे यहाँ पर प्रेशर बदले, दोनों में से कोई भी बदले, चाहे प्रेशर या वॉल्यूम कोई भी बदल रहा है, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के साथ अगर मल्टीप्लाई है तो इसका ग्राफ हमेशा कांस्टेंट ही आने वाला है। तो बायस से रिलेटेड जो इक्वेशन थे, चाहे वो ये इक्वेशन, चाहे ये इक्वेशन और चाहे ये इक्वेशन, इनसे रिलेटेड जितने भी कर्व बन सकते थे, पॉसिबिलिटी थी, जितने भी कर्व की, मैंने उतने सारे कर्व को दिखाया, वो सारे ग्राफ को दिखा दिए, चाहे वो p वर्सेस v का ग्राफ हो, चाहे वो 1/p वर्सेस v का ग्राफ हो, चाहे वो p वर्सेस 1/v का ग्राफ हो, और चाहे वो log p और log v का ग्राफ हो, और चाहे वो pv वर्सेस p एंड v का ग्राफ हो। इन सारे ग्राफ को हमने आपको शो कराया कि बायस के लॉ के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमारा ग्राफ अपना शकल या शेप चेंज कर सकता है। आई थिंक बायस लॉ आपको समझ में आया होगा।